अस्सलाम वालेकुम। को स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में और एक्सहास्टिव इवेंट्स और इक्वली लाइकली इवेंट्स, और इसके बाद हम फिर प्रोबेबिलिटी यानी सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन को कि टू इवेंट्स ऑफ ए एंड बी ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट। इसको डिसजॉइंट भी कहते हैं इफ एंड ओनली इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम, कि ये सेम टाइम पर अकर नहीं हो सकते। कैन नॉट अकर बोथ, ये दोनों सेम टाइम में अकर नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो इवेंट्स है, जिस तरह हम एक कॉइन टॉस करते हैं और उसमें हेड और टेल होता है, तो ये दोनों जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि हेड आएगा या टेल आएगा, बैक वक्त ये दोनों नहीं आ सकते। हम इस तरह जिस तरह हम एक कॉइन टॉस करते हैं और हम फिर ये कहें कि हेड भी आया और टेल भी आया, तो ये नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि या तो हेड होगा और या टेल होगा, बैक वक्त ये दोनों नहीं हो सकते। तो इस तरह के इवेंट्स को फिर हम कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। दूसरी मिसाल ये है कि जब हम एक डाई थ्रू करते हैं और इसमें हमारे पास 1 से लेकर 6 तक इवेंट्स हैं। पास सैंपल पॉइंट जो है 1 से लेकर 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। इसमें ये 1 3 और 5 ऑड है और 2 4 और 6 इवन है। तो अगर हम इस इवन और ऑड की बात कर ले तो ये दोनों भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, क्योंकि अगर हम एक डाई थ्रू करें तो या तो इसमें इवन आएगा या ऑड में से आएगा। दोनों बैक वक्त इस तरह नहीं हो सकता कि एक नंबर आए कि वो इवन भी हो और वो ऑड भी हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की ये दूसरी एग्जांपल है कि इवन और ऑड की, कि जब हम एक डाई थ्रू कर ले तो इसमें इवन होगा या ऑड होगा, दोनों सेम टाइम अकर नहीं हो सकते। अच्छा, ये थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की डेफिनेशन। जिस तरह लिखा है कि टू इवेंट्स ऑफ ए एंड बी ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, सिंगल सेम एक्सपेरिमेंट की है और दो इवेंट्स हो, मिसाल के तौर पर एक ए और दूसरा बी है, और सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ। अगर इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर ये बात हो तो ये होगा। They cannot both occur at the same time, that is they have no points in common, कि ये सेम टाइम पर अकर नहीं हो सकते। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक्सहास्टिव इवेंट्स की बात करते हैं। एक्सहास्टिव इवेंट्स जो है ना, when the union of mutually exclusive events is equal to the entire sample, जब दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो इसकी अगर हम यूनियन कर ले, यूनियन का मतलब हम इसको इकट्ठा कर ले, तो इससे आपको जो रिजल्ट मिल जाए वो एंटायर सैंपल होगा, यानी वो कंप्लीट जो सेट है वो देगा। मिसाल के तौर पर अगर हमने हेड और टेल की बात की थी कि इन अ टॉसिंग कॉइन में हमारा तो एक या हेड होगा या टेल होगा, और ये हेड और टेल दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, क्योंकि बैक वक्त या तो हेड होगा या टेल होगा, बैक वक्त दोनों नहीं हो सकते। जब हम हेड और टेल की अगर यूनियन कर ले तो हमें जो हेड और टेल की यूनियन कर ले तो हमें जो सेट मिलेगा वो ये मिलेगा, और वो कंप्लीट सेट मिलता है इससे हमें, क्योंकि कॉइन्स टॉस करने में बस ये दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या हेड होगा या टेल होगा। ये कंप्लीट सेट हमें इसकी यूनियन से मिलता है। तो इसी को हम कहेंगे कि ये एक्सहास्टिव इवेंट्स है। दूसरी एग्जांपल, इन द डाई टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, अगर हम डाई थ्रू कर लेते हैं तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की जो मैंने एग्जांपल दी थी कि ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो जब हम इन दोनों इवन और ऑड की जब हम यूनियन कर ले तो हमें कंप्लीट सेट्स देता है। जिस तरह मैंने कहा कि द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट्स जो है जब हम डाई थ्रू करते हैं 1 से लेकर 6 तक है, और इसी तरह इवन जो है इवन 2 4 और 6 है, और ऑड जो है इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट करूंगा 1 3 5 है। अच्छा, तो जब हम इसकी दोनों की यूनियन कर ले तो 1 2 3 4 5 6 ये जो कंप्लीट सेट है इससे हमें ये मिलता है। तो इसको हम कहते हैं एक्सहास्टिव इवेंट्स। इसकी डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा कि व्हेन द यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज इक्वल टू द एंटायर सैंपल। अच्छा, नेक्स्ट
equally likely events. Two events A and B are said to be equally likely when one event is likely to occur as the other. जब एक event दूसरे की तरह occur होता है, same. In other words, दूसरे लफ्जों में हम each event should occur in equal number in repeated trials. देखें दोनों की जो occurrence की जो probability है वो same होगी. मिसाल के तौर पर the head is likely to appear as the tail. जिस तरह कि इसकी सैंपल में हेड और टेल है. जब हम कॉइन टॉस करते हैं एक दफ़ा, तो एक दफ़ा कॉइन टॉस करने में हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है. देखिए हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है. इसकी जो अकरेंस है ये सेम है, लाइकली टू अकर एज द अदर. तो अब इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं. अच्छा, जाते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की तरफ. सब्जेक्टिव और पर्सनलिटिव प्रोबेबिलिटी के बारे में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि सब्जेक्टिव और पर्सनलिटिव प्रोबेबिलिटी. A probability derived from an individual's personal judgment about whether a specific outcome is likely to occur. ये जो है ना इंडिविजुअल, हर एक की अलग-अलग पर्सनल जजमेंट की बात हो रही है. तौर पर सपोज a panel of 3 judges is hearing a trial. It is possible that 2 of them arrive at the conclusion that the accused is guilty, while one of them decide that the evidence is not strong enough. देखिए अगर सपोज अगर a panel of 3 judges, 3 जजेस की पैनल है और वो हेयरिंग करता है एक ट्रायल्स को, ये पॉसिबल है कि इनमें से 2 जजेस इस नतीजे पर कंक्लूजन पर आ जाए कि जो है ना कि ये गिल्टी जो है इस पर उसको मुजरिम साबित कर ले, और वाइल वन ऑफ देम, इन 3 में से एक जो है ये डिसाइड कर ले फिर कि द एविडेंस इज नॉट स्ट्रांग इनफ, कि जो एविडेंस है ये इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं इसको मुजरिम साबित कर लूँ. तो यहाँ पर देखें एविडेंस सेम है, लेकिन तीनों में से एक की जो डिसीजन है वो अलग है और 2 की अलग है. तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी जो है ना ये सब्जेक्टिव या पर्सनलिस्टिक प्रोबेबिलिटी है. जिस तरह डिफिनीशन में आपने देख लिया कि प्रोबेबिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल्स पर्सनल जजमेंट से अबाउट वेदर अ स्पेसिफिक आउटकम इज लाइकली टू अकर. और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कंटेन नो फॉर्मल कैलकुलेशन एंड ओनली रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट्स ओपिनियन एंड पास्ट एक्सपीरियंस. अच्छा, ये थी हमारा सब्जेक्टिव और पर्सनलिस्टिक प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमने ये बात की मिसाल भी दे दी है 3 जजेस की. नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है इसके बारे में बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी रिलेट्स टू दो सिचुएशन वेयर एवरीवन विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन, कि हर कोई जो सेम नतीजे पर आएगा. जिस तरह से पहले सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में हमने बात की 3 जजेस की कि 2 का डिसीजन जो था वो मुख्तलिफ था और तीसरे का मुख्तलिफ था. तो इसी तरह यह जो है ना तमाम जो है सेम कंक्लूजन में होंगे. इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन प्रोड्यूस एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम, यहाँ इक्वली लाइकली आउटकम्स की बात है. एंड इफ m out of these outcomes are considered favorable to the occurrence of certain events. मिसाल के तौर पर अगर एक टोटल नंबर्स ऑफ अकरेंस जो है, मिसाल हमने जो थ्रोइंग ऑफ अडाई की बात करते हैं कि इसमें टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो 1 से लेकर 6 तक है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक है. तो इसमें हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है ये 1 out of 6 है. 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 out of 6 है. 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1 out of 6 है. 4 की भी 1 out of 6, क्योंकि सब में से 1 टाइम आ सकता है. 5 भी इन 6 में से 1 टाइम. हर एक की प्रोबेबिलिटी 1 out of 6 है, 1 out of 6. तो ये सब जो है ये इक्वली लाइकली अकर है. तो इक्वली लाइकली आउटकम है. तो ये बात है कि ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में ये इक्वली लाइकली होगा. और दूसरी बात यह है कि इसकी जो मेन जो अकरेंस है, टोटल अकरेंस,
यानी इसकी टोटल अकरेंस जो है वो 6 है। और इसकी अगर हम इसमें से इवन की बात कर ले तो इवन इसमें 2, 4, 6 3 टाइम है, तो 3 आउट ऑफ 6 की प्रोबेबिलिटी ये है। तो यहाँ पर आप इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को देख लें, m आउट ऑफ n। m रिप्रेजेंट करता है कि फेवरेबल आउटकम, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जिसमें हम इंटरेस्टेड है, जिसे जो हमें रिक्वायर्ड है। और n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम जो है ना यहाँ पर 6 है हमारे पास, और अगर हम इवन में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर इवन जो है 3 है, 3 आउट ऑफ 6 की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर इसी तरह ये इसको हम कहते हैं कि ये क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इस तरह इसको सबसे पहले इस डेफिनेशन को वाज फॉर्मुलेटेड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन। ये एक फ्रांस के मैथमेटिशियन था पीएस लैप्लेस, 1827 टू 1949 उस साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले पेश किया था। और यहाँ पर ये डेफिनेशन जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इस कोर्स में हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। कि हैंडआउट्स है पेज नंबर 145, और फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड कार्ड। और सेकंड जो है द कार्ड इज 10 है। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 52 है। एंड वी एज्यूम दैट ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, ये इक्वली लाइकली भी है क्योंकि यहाँ पर इट इज़ वेल नोन दैट ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड्स 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड और 13 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स और 13 कार्ड्स ऑफ क्लब्स एंड 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स। यहाँ जो है ना 13 लिखा है क्योंकि 13 जो है ना 13 कार्ड डायमंड्स की है, 13 कार्ड हार्ट्स की है, 13 कार्ड्स जो है ना क्लब्स की है और 13 कार्ड स्पेड्स की है। टोटल पॉसिबिलिटी 52 है। फर्स्ट क्वेश्चन की सोल्यूशन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की सोल्यूशन को आप देख ले, लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट डेट द कार्ड ड्रॉन एज ए रेड कार्ड, क्योंकि फर्स्ट में द कार्ड इज रेड कार्ड, इसके हमें रिक्वायर्ड है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है, इससे पहले हमने क्लासिकल डेफिनेशन में बताया कि m आउट ऑफ n, m द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और n विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ पर हम इंटरेस्टेड है रेड कार्ड में। तो रेड कार्ड हमारा जो 52 में से रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 और 26 रेड कार्ड होते हैं। हमारा फेवरेबल आउटकम 26 है और डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड जो है वो 52 है। इसकी आप कटिंग कर ले, 26 1s आर 26, 26 2s आर 52। 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कार्ड। दूसरा नंबर, द कार्ड इज 10। अगर कार्ड 10 हो तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको बी इवेंट्स कहा है, तो यहाँ पर 4 आउट ऑफ 52 लिखा है क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि 10 कार्ड जो है 52 में से कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। 10 कार्ड्स जो है वो 4 होते हैं और टोटल 52 है, तो 4 आउट 52 इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ले तो 1 आउट ऑफ 13, फॉर 1s आर 4, फॉर 13s आर 52। 1/13 is the probability of the 10 cards. Example number 2, a fair coin is tossed 3 times. What is the probability that at least one head appear? अगर एक fair coin 3 times tossed किया जाए तो what is the probability that at least one head appears? कम से कम एक head appear हो जाए तो इसकी probability कितनी होगी? और यहाँ पर जो coins है उसको 3 दफा toss किया जा रहा है। तो total possibilities हमारे पास, क्योंकि 3 हेड और हेड, तीनों भी हेड हो सकते हैं, हेड और टेल, 2 हेड आ गए और एक टेल आ गया, इस तरह हेड टेल हेड, और फिर पहला टेल था, फिर हेड था, फिर हेड था, और फिर इसके बाद हेड था, फिर दोनों टेल थे, फिर इसी तरह टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, और फिर टेल और हेड, और फिर लास्ट में तीनों टेल, इस तरह भी ये पॉसिबिलिटीज़ है। ये पॉसिबिलिटीज़ जो है, क्योंकि अगर 3 दफ़ा एक कॉइन्स को टॉस किया, पहले हेड आया, दोबारा टॉस किया हेड आया, तीसरी दफ़ा टॉस किया हेड आया, फिर नेक्स्ट 3 टाइम्स क्या हुआ, पहले दफ़ा टॉस किया हेड आ गया, फिर टॉस किया हेड आ गया, तीसरी दफ़ा टेल आ गया, फिर हेड आ गया, पहले दफ़ा टॉस किया, फिर दूसरी दफ़ा टॉस किया तो टेल आ गया, फिर तीसरी दफ़ा कॉइन को टॉस किया तो हेड आ गया, इसी तरह टू सो ऑन, लास्ट में तीनों टाइम्स टेल। तो ये जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ है। और ये हमें, क्योंकि S इज इक्वल टू हेड और टेल है, और इसको हम किस तरह, अगर हमें कहें कि कॉइन्स आर टॉस 2 टाइम तो 2 पावर n फार्मूला है, तो 2 पावर 2 इक्वल टू 4, और अगर हमें कहें कि टॉस और कॉइन 3 टाइम तो 2 पावर 3 n की जगह 3, और 2 पावर 3 का मतलब
3 टाइम्स 2 की मल्टीप्लिकेशन, 2 2 4 4 2 8, टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी इसकी 8 होंगी। यहाँ पर तो 3 टाइम्स की बात कर रहे हैं कि कॉइन जो है इसको 3 टाइम टॉस किया जा रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ मैंने ये मालूम किया कि 2 for n की फार्मूले से 2 for 3 ये आपके MCQs में आ सकता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि एक कॉइन्स को 3 टाइम टॉस किया जाए तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगे, या एक कॉइन्स को 2 टाइम्स टॉस किया जाए तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगे। अगर 2 टाइम टॉस किया जाए 2 for 2, अगर 3 टाइम टॉस किया जाए तो 2 for 3, और अगर 4 टाइम्स टॉस किया जाए तो 2 for 4 = 16, अप टू सॉन इसी तरह आप मालूम कर सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट 1 हेड अपीयर, कि कम अज़ कम इसमें से 1 हेड लाजमी होनी चाहिए। हमारा जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था इससे हम ये एटलीस्ट 1 हेड अपीयर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसमें भी हेड है, तीनों टाइम हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी, या सिर्फ एक ऑप्शन है ये जो 3 टाइम्स टी आया है इसमें हेड नहीं है, बाकी सब में कम से कम 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हेड मौजूद है। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटीज़ ऐड है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, मिसाल के तौर पर उसको मैं एक कहता हूँ, तो = m out of n, m नंबर ऑफ फेयरेबल आउटकम्स और n डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल आउटकम जो है यहाँ पर ऐड है, टोटल पॉसिबिलिटीज़ 3 टाइम्स जब कॉइन टॉस किया जाए उसमें ऐड होते हैं, और m जो है यहाँ पर कम से कम इसमें एक हेड होनी चाहिए, तो सब में हेड है कम से कम एक, लेकिन सिर्फ ये है जो इसमें हेड नहीं है। तो 7 out of 8, 7 में से जो है 7 ऐसे इवेंट्स है जिसमें कम से कम एक हेड मौजूद है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 7 out of 8। और यहाँ पर आप इसको नोट कर लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए = नंबर ऑफ ए, यानी जिसमें हेड कम से कम 1 टाइम है तो इसको काउंट किया गया है 7 है, और टोटल नंबर ऑफ एस रिप्रेजेंट टोटल सैंपल पॉइंट जो इसमें होते हैं वो 8 है। 7 of 8 इज द example 3. 4 items are taken at random from a box of 12 items and inspected. The box is rejected. More than 1 item is found to be faulty. If there are 3 faulty items in the box, find the probability that the box is accepted. क्वेश्चन को आप अच्छी तरह देख लें क्योंकि सबसे अहम चीज़ यह है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो कि इसमें आपको क्या बता रहा है कि 4 आइटम्स आर टेकन, 4 आइटम्स जो है ना इससे लिए जा रहे हैं 12 आइटम में से, टोटल 12 आइटम्स और हम 4 आइटम्स उठा रहे हैं। इंस्पेक्टेड, द बॉक्स इज रिजेक्टेड इफ मोर देन 1 आइटम इज फाउंड टू बी फॉल्टी। अगर इन चारों में से अगर कोई भी आइटम्स फॉल्टी नहीं था तो इट्स ओके, अगर एक आइटम्स फॉल्टी था देन ये भी ओके, और अगर 1 आइटम से ज़्यादा फॉल्टी, द बॉक्स इज रिजेक्टेड इफ मोर देन 1 आइटम इज फाउंड टू बी फॉल्टी। अगर एक आइटम से ज़्यादा यानी 2 फॉल्टी निकले 4 में से, 3 फॉल्टी निकले या 4 फॉल्टी निकले तो उस बॉक्स को रिजेक्ट किया जाएगा। मतलब एक फॉल्टी आ जाए ओके, अगर 0 फॉल्टी हो, कोई फॉल्टी 4 जो है ना फॉल्टी ना हो तो ये भी ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा फॉल्टी आइटम्स नहीं हो सकते एक बॉक्स में। इफ देयर आर 3 फॉल्टी आइटम्स इन द बॉक्स, और टोटल 12 में से 3 फॉल्टी आइटम मौजूद है, 12 में से जो 3 आइटम है वो फॉल्टी है और 9 जो है वो फॉल्टी नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉक्स इज एक्सेप्टेड। यहाँ पर हमारे पास जो टोटल आइटम्स है वो 12 है और इसकी जो फॉल्टी आइटम्स है वो 4 है। तो इसको इसकी जब हम कम्बिनेशन कर लें, 12 कम्बिनेशन 4 = 495, ये अभी इस पेज में सॉल्व करूँगा, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। The box contains 3 faulty and 9 good items. The box is accepted if there is no faulty item. Box नो फॉल्टी आइटम एक्सेप्ट करेगा और 1 फॉल्टी आइटम को भी एक्सेप्ट करेगा, इससे ज़्यादा फॉल्टी आइटम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिर्फ 2 कैसे इसको एक्सेप्ट करने की। लेट ए डिनोट द इवेंट्स, द नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम चूजन इज 0 और 1। फॉल्टी आइटम या 0 होंगे या 1 होंगे, तो यहाँ पर आप इसको देख लें इस पॉइंट्स को कि 3 कम्बिनेशन 0 और इसके साथ में 3 कम्बिनेशन 0 और 9 कम्बिनेशन 4। देखिए टोटल 12 आइटम थे, 3 आइटम्स फॉल्टी है, फॉल्टी में से 0 उठा है क्योंकि फॉल्टी में से एक भी नहीं उठाया। 9 जो सही आइटम थे वो 4 आइटम जो हमने इंस्पेक्ट किए वो चारों में बिल्कुल सही थे, वो बिल्कुल जो 9 सही आइटम थे उनसे उठाए गए, फॉल्टी आइटम से कोई भी नहीं उठाया गया। और या तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हमारे हाँ इसमें आर
दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर हम फॉल्टी आइटम में से ओनली वन आइटम उठाएं और अभी जो हम 4 आइटम्स इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो 1 फॉल्टी निकला, तो 3 जो है ना वो फिर 9 जो बिल्कुल सही आइटम है उनमें से होंगे। 3 और 1 4, यहाँ 4 और 0 4 आइटम्स हमने उठाए हैं। यहाँ पर फॉल्टी में से कोई नहीं है, सारे ठीक है। यहाँ फॉल्टी में से ओनली 1 है, 3 फॉल्टी है। क्वेश्चन में बताया कि 3 आइटम्स फॉल्टी, और जो सही आइटम है 9 है उनमें से 3, क्योंकि टोटल 12 है, 3 फॉल्टी है तो सही आइटम 9 हो गए, 12 - 3। अच्छा, फिर हम इसकी कम्बिनेशन कर लेंगे कि इसकी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल वाला फार्मूला। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 17 देख लें। कम्बिनेशंस के लिए रूल ऑफ कम्बिनेशन और रूल ऑफ परमिटेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इसकी। तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फिर 0 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पर डॉट 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। और की जगह हम प्लस लिखेंगे, और सॉरी ये ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ 1 है तो 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर 3 फैक्टोरियल बराबर होता है 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1, और 0 फैक्टोरियल 1 की बराबर होता है 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। अगेन 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1 डॉट 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अच्छा 9 को मैं इस तरह लिखूंगा 9 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 5 की जगह आगे मैं 5 फैक्टोरियल लिखूंगे। 5 4 3 2 1 1 तक जाएगा फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, और नेक्स्ट जो है ना यहाँ पर प्लस है। फिर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 1s आर 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर, और 9 फैक्टोरियल 9 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड यहाँ मैं 6 फैक्टोरियल लिखूँगा। 6 5 4 3 2 1 तक जाएगा, और 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। 3 2 6 6 1 6, और ये 3 2 6 6 ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल। यहाँ ओनली 1 रह गया डॉट, और यहाँ पर 9 8s आर 72, और 72 इसको आप मल्टीप्लाइड कर लें 9 8 7 6 को, ये 3024 इन चारों की मल्टीप्लिकेशन है, और 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 3 12 12 2 24 24 1 24, और प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 1 2 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, और 2 1s आर 2 डॉट, और 9 8 और 7 की मल्टीप्लिकेशन कर ले तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। अच्छा, यहाँ पर 6 के साथ कैंसिल, और यहाँ पर 3024 डिवाइडेड बाय 24 प्लस, और 504 डिवाइडेड बाई 2 2s are 4 1 10 हो गया, 2 5 10 2 2s are 4 252। अब इनकी मतलब एडिशन कर लें तो यहाँ पर आप इसको अपनी हैंड आउट्स को देख लें, उन्होंने भी इसी तरह 126 डायरेक्टली इससे लिखा है, और फिर 252। ये जो कैलकुलेशन मैंने की 126 और 252 दरमियान में एडिशन लिखा है, ये इसकी कैलकुलेशन मैंने जो रूल ऑफ कम्बिनेशन को फिर डिटेल से सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। ये पिछले लेक्चर में भी है, लेकिन यहाँ भी मैंने डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश की। अब इसकी एडिशन के बाद 378 सैम्पल पॉइंट्स है टोटल, तो 378 सैम्पल पॉइंट्स है, और हमारे पास जो हमने 12 कम्बिनेशन 4 फाइंड किया था, 12 कम्बिनेशन 4 आप इसको फार्मूले के जरिए फाइंड कर ले तो ये बराबर होता है 400 आई थिंक 495 के बराबर है, तो 495 और यहाँ पर ये क्या है 378, तो 378 डिवाइडेड बाय 495 ये हमारा रिजल्ट है यहाँ पर, लेकिन प्रोबेबिलिटी है 378 आउट ऑफ 495 और इक्वल टू 0.76 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी की कुछ शॉर्टकमिंग्स है, यहाँ इसको नोट कर लें कि ये जो है ना ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके एग्जाम्पल में ज़्यादा आते हैं। द डिफिनीशन इज सेड टू इन्वॉल्व circular reasoning as the items equally likely really means equally probable। अगर items equally likely probable हो तो ये definition जो है ना used होगा। Thus the probability is defined by introducing concepts that pressure a prior knowledge of the
मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है दिस डेफिनेशन बिकम्स वैग व्हेन द पॉसिबल आउटकम आर इनफाइनाइट इन नंबर। अगर इसकी जो पॉसिबल आउटकम इनफाइनाइट हो गए तो ये भी फिर ये अनकाउंटेबल हो गए, तो फिर ये डेफिनेशन जो है ना वैग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दिस डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन अजम्पशन ऑफ इक्वली लाइकली डज नॉट होल्ड। अगर इक्वली लाइकली डज नॉट होल्ड, ये होल्ड नहीं हो रहे थे, हमने स्टार्ट में इक्वली लाइकली की डेफिनेशन की थी, तो ये डेफिनेशन जो है ये नॉट एप्लीकेबल होगा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की। इन द इफेक्ट ऑफ द मैटर ऑफ दैट देयर आर numerous situations where the assumption of equally likely cannot hold, and these are the situations where we have looked for another definition of probability। और ऐसे बहुत से सिचुएशन होते हैं कि वहाँ पर इक्वली लाइकली डज नॉट होल्ड होगा, क्योंकि जब इक्वली लाइकली डज नॉट होल्ड तो हम जब जिस तरह ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमने यूज़ किया तो फिर हम ये यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम नेक्स्ट जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ सिर्फ ओनली इसको टच दिया हुआ है, तो लेक्चर नंबर 19 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इजाज़त चाहता हूँ और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें स्टूडेंट के साथ।